नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंशम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 आज हम देखेंगे, जो कि है मुगल साम्राज्य। साथियों, इस चैप्टर में हम मुगल शासकों के बारे में बात करेंगे, उनकी नीतियों पे बात करेंगे। साथ ही मुगल थे कौन, कहाँ से आए, इस बारे में भी बात की जाएगी। यानी मुगलों के उत्थान से लेकर पतन तक संपूर्ण बात हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का पहला बिंदु रहेगा मुगल कौन थे। तो दोस्तों, मुगलों पे बात करने से पहले मैं एक बात और कर लेता हूँ। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप जो है, वह अपने आप में इतना विस्तृत है और इतना उसमें भौगोलिक विभिन्नताएं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं मौजूद है कि कोई भी एक शासक संपूर्ण उपमहाद्वीप को नियंत्रित करे, इस बात की संभावनाएं थोड़ी मुश्किल नजर आती है। ऐसा पहले यदि देखा जाए तो मौर्य काल में या फिर गुप्त काल में इस प्रकार की चीजें हुई, लेकिन इसके बाद में एक लंबे दौर से किसी एक शासक ने संपूर्ण उपमहाद्वीप को शासित नहीं किया था। लेकिन मुगल काल में हम देखेंगे कि भारत के अधिकांश भाग मुगलों ने विजित किए थे और कुछ समय तक उस पर नियंत्रण भी स्थापित किया था। ऐसा किस प्रकार से संभव हुआ, क्या नीतियां उन्होंने अपनाई जिसकी वजह से यह संभव हुआ, और बाद में ये भी देखेंगे कि कौन सी नीतियों के कारण इन मुगलों का पतन भी हुआ। ठीक है। आइए पहले हम बात करते हैं पहले टॉपिक पे कि मुगल कौन थे। तो दोस्तों, पहले मुगल शब्द पे बात कर लेते हैं। मुगल शब्द का अर्थ क्या होता है? ये मुगल है अपने अरबी या फिर फारसी शब्द है। अरबी या फारसी शब्द, जिसका अर्थ होता है मंगोल। ठीक है। यानी मंगोल शब्द से निकला है मुगल। अब मंगोल से किस प्रकार से हुआ है और इनका जो इतिहास, जैसे सबसे पहले बाबर ने मुगल सत्ता को स्थापित किया था दिल्ली और आगरा में। तो हम बाबर से ही शुरुआत करते हैं। बाबर, और ये बाबर अपनी जो मातृपक्ष से था, अपने चंगेज खान की 14वीं पीढ़ी का व्यक्ति। ठीक है। और पितृपक्ष की ओर से तैमूर लंग की 5वीं पीढ़ी का व्यक्ति था। यानी कि जो पिता है, उसके मतलब दादा के पिता जो है चंगेज खान थे, और मातृपक्ष इनकी माता जो थी कुतलुग निगार खानम, वह चंगेज खान की 14वीं पीढ़ी की थी। ठीक है। बाबर और बाबर को हम लिख लेते हैं दो प्रकार से यहाँ पे, एक पहला और दूसरा। यहाँ पे हम बात करते हैं मातृपक्ष, और यहाँ बात कर लेते हैं पितृपक्ष। मातृपक्ष की बात करें तो यह, इसकी माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार। ठीक है। कुतलुग निगार, ये कौन थी? तो ये अपने चंगेज खान की, चंगेज खान की 14वीं पीढ़ी। ठीक है। और ये चंगेज खान कौन था, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये चाइना और जो मंगोलिया वाला क्षेत्र है, उसका शासक हुआ करता था। ठीक है। चंगेज खान कहाँ का था? मंगोलिया, चीन, और बाद में इसने विजिट किया था अपने मध्य एशिया। यहाँ का क्या था? शासक था। ठीक है। और पितृपक्ष की ओर से दोस्तों बात करें तो ये तैमूर लंग, इसे लंग इसलिए कहा जाता है कि लंगड़ा था ये। तैमूर लंग की 5वीं पीढ़ी। अब ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पितृपक्ष की ओर से तैमूर, अरे अपने मुगल किसके वंशज माने जाते हैं, तो उसमें आपके तैमूर लंग राइट आंसर होगा। और मातृपक्ष की ओर से यदि बात की जाए तो वह चंगेज खान नाम आ जाएगा। ठीक है। तैमूर लंग की 5वीं पीढ़ी। ये तैमूर लंग कौन था और इसका शासन कहाँ था? इसका शासन था आपके ईरान, इराक और तुर्की वाला क्षेत्र, है ना। चलिए, इसके बाद में जब तैमूर लंग की मृत्यु हुई थी तो उसका शासन
3 भागों में विभाजित हो गया था उसका जो राज्य था। उसमें से एक जो विभाजन था वह उज़्बेकों के रूप में हुआ और उसी उज़्बेक शाखा के एक क्षेत्र पर बाबर के पिता का भी नियंत्रण था। इस बारे में भी हम आगे बात करते हैं। लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट आप और लिख सकते हैं, एक आध बार एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ रखा है कि ये स्वयं को मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। मतलब उस वक़्त में ये मुगल शब्द का प्रचलन नहीं हुआ करता था क्योंकि इन लोगों को पसंद नहीं था कि इन्हें मुगल कहा जाए। मुगल शब्द बाद में जो ब्रिटिश इतिहासकारों ने जब इतिहास लिखा, तब उन्होंने मुगल शब्द का प्रयोग किया और वही प्रचलित हो गया और आज हम इसे मुगल साम्राज्य के रूप में जानते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र में जो बीच में बैठा व्यक्ति है, वह है आपके तैमूर। क्योंकि पितृपक्ष में तैमूर की 5वीं पीढ़ी का था बाबर। तो यहाँ पे तैमूर के साथ-साथ जो बाबर के पिता, दादा, परदादा, लकड़दादा जितने भी थे उन सब का वर्णन इसके अंतर्गत मतलब इसमें फ़ोटोज़ है आपके। यानी तैमूर से लेके औरंगज़ेब तक सबका फ़ोटो इसके अंतर्गत आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसमें कौन-कौन है। ये जो बीच में बैठा व्यक्ति है, यह है आपके तैमूर और इसके जो राइट हैंड साइड है, यानी ये वाली साइड, यहाँ पर सबसे पहले जो व्यक्ति बैठा है, वह है तैमूर का बेटा मीरन शाह, ठीक है? जो बाबर के दादा का भी दादा था। उसके बाद में अबू सैयद जो कि बाबर के दादा था और तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा जो कि बाबर का परदादा है, यहाँ पे जो बाईं ओर है और उमर शेख कौन है? बाबर के पिता, ये वाला। ठीक है, इसके अलावा तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं और उसकी दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। ठीक है, चलिए इस बारे में हम बाद में और बात करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि आपको नाम यदि देखना है तो वैसे तो बाबर से ही शुरू होते हैं और बाबर से लेकर औरंगजेब तक के नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। और वैसे भी एनसीईआरटी आपको सामान्य जानकारी प्रदान करती है तो आपको एक जो क्रोनोलॉजिक ऑर्डर है वह आपको थोड़ा बहुत पता चल जाता है ताकि जब आप बाद में एडवांस हिस्ट्री पढ़ें तो वो आपको थोड़ा आसान लगे। चलिए, और यहाँ पे ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये है आपके दिल्ली के लाल किला का, है ना? दिल्ली लाल किला किसके द्वारा निर्मित है? तो यह है आपके शाहजहां के द्वारा निर्मित। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों हम मुगल सैन्य अभियानों पर। मुगल सैन्य अभियानों पर बात करने के लिए हम सबसे पहले एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि जिसमें बाबर का जो भारतीय अभियान था उस पर बात करेंगे यहाँ पे। इसके बाद में जो आगे की बात होगी वो हम इस पीपीटी के जरिए करेंगे, इस और इससे, है ना? चलिए, मुगल सैन्य अभियानों पे बात करें, यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं कि किस प्रकार से जो मनसबदार वगैरह हुआ करते थे या फिर जो सैनिक टुकड़ियां थी वह किस प्रकार से चला करती थी। यहाँ पे जो देखो मुख्य सेनापति या फिर इस प्रकार के लोग थे वह इस हाथियों पे सवार होके इस प्रकार से चला करते थे और जो चारों ओर जो इसके पीछे की साइड जो है वो घुड़सवार है और आगे पदाती सैनिक है। साथ ही एक और फोटो है जो ये दर्शा रही है कि तोपों का प्रयोग किया जा रहा है। यदि उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत में तोपों का प्रयोग सर्वप्रथम बाबर ने ही किया था। इससे पहले दक्षिण भारत में यानी दक्षिण क्षेत्र में तोपों का प्रयोग 14वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए इन सब बिंदुओं पे बात करेंगे हम। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं बाबर की। देखिए 1494 में बाबर 12 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बना। फरगना दोस्तों अफगानिस्तान के जस्ट उत्तर में स्थित है। वहां का शासक बाबर बना 1494 में। उस समय यह अल्पायु था क्योंकि बाबर के पिता का देहांत अबू सैयद जो थे उनका देहांत छत से गिरने की वजह से हो गया था। इससे बाबर को अल्पायु में ही फरगना का उत्तराधिकार मिल गया था यानी फरगना का वह शासक बन गया था। बाबर के जन्म की बात करें तो यह 14 फरवरी आपके 1483 में इसका जन्म हुआ था।
आप याद रख सकते हैं रखने को, कई बार क्वेश्चन, अब क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, तो यदि आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बाबर का जन्म। यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ ब्रैकेट बना के 14 फरवरी 1483। या लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो नहीं, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आजकल जन्म तिथियों से इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, यह फरगना का उत्तराधिकारी बना कब? 1494 में। लेकिन हमने बात की कि जो उज्बेकों की शाखा का ही यह व्यक्ति था। उज्बेकों ने देखा कि एक अल्पायु में कोई बंदा जो है शासक बना है, तो उज्बेकों ने इसको वहां से भगा दिया। कहाँ से? फरगना से। फरगना से भागने के बाद ये कई सालों तक भटकता रहा, और भटकते भटकते 1504 में इसने काबुल पर अधिकार प्राप्त करने में सफलता पाई। यानी यह लगभग लगभग 10 साल तक भटकता रहा। अब 1504 में जब यह काबुल पर कब्जा कर लेता है, उसके बाद उसकी नजर पड़ती है आपके भारत की तरफ। और भारत की तरफ इसने कई सारे अभियान किए, जिसमें से जो प्रसिद्ध अभियान है, जिसके बारे में आप और हम सामान्यतः एक ही अभियान के रूप में जानते हैं, कि इसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित कर कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, यह सिर्फ उन युद्धों की श्रृंखला का एक युद्ध था जिसने अंतिम और निर्णायक रूप से दिल्ली पर कब्जा करने में बाबर की सहायता की। लेकिन यह अपने आप में पांचवा अटैक था। इससे पहले 4 अटैक वह पंजाब, सिंध, ठट्टा आदि क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए कर चुका था। ठीक है। और 1526 के जो युद्ध था ये पानीपत वाला, इससे भी बाबर की सत्ता स्थापित ढंग से नहीं हो पाई थी। इसके बाद में इसे 1527 में खानवा का युद्ध लड़ना पड़ा था महाराणा सांगा से, जिसमें बड़ी मुश्किल से यह विजयी हुआ था। चलिए इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं फरगना के शासक बनने के बाद क्या हुआ। उज्बेगों ने उज्बेगों ने इसे भगा दिया। भटकते भटकते 1504 में काबुल विजय किया, और 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार। ठीक है। चलिए आगे इस बारे में हम और बात करेंगे। अब यहाँ पे ये वाला चित्र आप समझ चुके हैं। इस चित्र के बारे में यदि आपको लिख लेते हैं अपन कि बारूद तकनीक का प्रयोग। ठीक है। कहाँ किया गया था ये? आपके पानीपत के युद्ध के अंदर, है ना। 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार। यहाँ पे आपने लिखा नहीं है क्या? चलो लिख लेते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए पानीपत और तराइन में कंफ्यूज नहीं होना है। तराइन अपने गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच था, और पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में था। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं मुगल साम्राज्य, प्रमुख अभियान और घटनाएं। जो प्रमुख अभियान थे वह अब हम इस जो है चित्र के अंतर्गत, या फिर इन शासकों के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाबर पे। बाबर ने 1526 में अधिकार कर लिया था आपके दिल्ली पर। 1526 से इसका शासनकाल माना जाता है, और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें हम बात करें तो 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को पराजित किया। देखिए लोदी वंश अपने आप में अफगान वंश था। ये आपको याद रखना, प्रथम अफगान वंश के रूप में लोदी वंश को जाना जाता है। और प्रथम शिया वंश कौन सा था, ये आपको कमेंट में बताना, हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था। चलिए 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को पराजित किया, और 28 में चंदेरी में राजपूतों को पराजित किया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण बाबर के द्वारा स्थापित कर दिया गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं का काल आपको दो भागों में विभाजित मिलेगा, 1530 से 40 और 55 से 56। ठीक है। वैसे हुमायूं शब्द का अर्थ होता है लक्की, लेकिन यह अपने आप में सबसे अनलक्की शासक था मुगल सल्तनत का, या फिर मुगल आपके साम्राज्य का। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं
हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया था, क्योंकि यहाँ पे जो बाबर ने हुमायूं को बोला था कि भाई आप अपने भाइयों के अंतर्गत जो है शासन का या फिर अपने साम्राज्य का बंटवारा कर लेना। तो इसने अपने हुमायूं ने अपने जितने भी भाई थे, अस्करी, हिंदाल, कामरान वगैरह, इन सब के बीच में अपने जो साम्राज्य को बांटा। सबसे बड़ा हिस्सा दिया था कामरान को, क्योंकि बाबर का यह आदेश था कि कामरान और हुमायूं जो है यह शासन को 6:5 में बांट ले, है ना? यानी 6 भाग हुमायूं के पास, 5 भाग कामरान के पास, और बाकी जो है अस्करी, हिंदाल वगैरह इनको भी दे दिया जाए। ठीक है? तो अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया था। प्रत्येक भाई को एक-एक प्रांत मिला। ऐसी बात नहीं, एक-एक प्रांत नहीं, मतलब अलग-अलग क्षेत्र दिए गए थे। कई सारे प्रांत उन्हें प्राप्त हुए। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं को अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया, क्योंकि कामरान बार-बार विद्रोह कर रहा था। इससे अफगान प्रतिद्वंदी कौन से? जैसे लोदियों को हराकर बाबर ने सत्ता स्थापित की थी। अफगान वापस प्रयास कर रहे थे कि हम अपनी सत्ता पुनः लेंगे। तो अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने हुमायूं फीका पड़ गया था। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार पराजित किया, 39 में चौसा में और 40 में कन्नौज में। दोनों का क्रम आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पहले 1949 में चौसा में पराजित किया किसने? शेरशाह सूरी। जो शेर खान नाम है ना, ये शेरशाह सूरी है। इसने चौसा में 1539 में हुमायूं को परास्त किया। उसके बाद में 1540 में कन्नौज में निर्णायक रूप से पराजित किया। इसके बाद में हुमायूं को भागकर ईरान की ओर जाना पड़ा। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली और उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु इससे अगले वर्ष जो एक इमारत में दुर्घटना में हुमायूं की डेथ हो गई। ठीक है? तो हुमायूं का शासनकाल 2 भागों में विभाजित है। 30 में शासक बना और 40 में उसे वापस भागना पड़ा। भागते-भागते यह कई शासकों की शरण में गया और ईरान के शाह जो थे, उन्होंने इसकी मदद की थी। इसके बदले इससे कई सारी शर्तें भी पूरी करवाई गई थी। जैसे इसको बोला था कि तू शिया मत को स्वीकार करेगा, ये क्षेत्र मेरे को जीत के देगा। मतलब हुमायूं को अच्छा खासा परेशान भी किया था, लेकिन सैन्य सहायता भी प्राप्त हो गई थी। फिर हुमायूं ने अलग-अलग क्षेत्रों पर अधिकार करते-करते लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1555 में पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। लेकिन बुरी किस्मत ने इसका साथ नहीं छोड़ा। यह अपने एक पुस्तकालय भवन की छत पर कहीं घूम रहा था या पुस्तक पढ़ रहा था, और जब वो वापस उस छत से नीचे उतर रहा था, तभी उसे अजान सुनाई दी। अजान जो नमाज के लिए बुलाई जाती है मस्जिदों में। तो जैसे ही उसने आवाज़ सुनी, वह घुटनों के बल बैठने के लिए जैसे ही हुआ, लेकिन उसने जो चोगा पहन रखा था, उसमें इसका पाँव उलझ गया और वहाँ से यह सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर गया। सर में चोट लगी और इस वजह से हुमायूं की डेथ हो गई। इसके बाद में शासक बना आपके अकबर। अकबर का दौर 1556 से 1605 तक रहा, और अकबर जब शासक बना तब वह 13 वर्ष से भी कुछ कम आयु का था। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, ऐसा कोई अवधि विभाजन, काल विभाजन नहीं है, लेकिन सब अपने-अपने हिसाब से काल का विभाजन करते हैं। इसमें पहला विभाजन लिखा है 1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। इसमें भी जो शुरुआती साल है अकबर के शासन के, इसमें बैरम खान का प्रभाव रहा। जैसे ही बैरम खान को इसने हटाया, उसके बाद में जो शासनकाल रहा वह पेटीकोट शासन के रूप में जाना जाता है। पेटीकोट शासन इसलिए कहा जाता है कि जो मुगल हरम की महिलाएं थी, उसका प्रभाव अकबर पर बहुत ज्यादा था। इस वजह से कई साल तक अकबर जो है उनके नियंत्रण में या फिर उनके कहने पर शासन कर रहा था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे अकबर बड़ा हुआ, उसने इन सब से मुक्ति पा ली और आगे बात करते हैं हम। अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफ़गानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना और अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 69 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। 1568 में उस वक्त अपने जो है महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह का जो है अधिकार था चित्तौड़ पर। तो उस वक्त अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार जमाने में जो है कामयाबी या फिर आप कहें कि सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद में
69 में रणथंभौर पर भी कब्जा कर लिया था। 1570 से 85 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान किए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए। आगे बात करें तीसरे बिंदु पे, तो ये आपके 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। यहाँ पे पिछले वाले बिंदु में हम एक लाइन छोड़ चुके हैं ना, जिन्हें 1569 से 80 के मध्य मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया था। यानी दोस्तों, इसने जब बिहार, बंगाल और उड़ीसा के अभियान किए अकबर ने, उसी वक्त मिर्जा हाकिम के विद्रोह जो है वह भी अपने चरम पे थे। इस वजह से 1580 का जो काल था ना, यह अकबर का संकट काल था। अकबर का संकट काल मतलब इस वक्त यदि राजपूत अकबर का साथ नहीं देते, तो अकबर को उसी वक्त बोरिया बिस्तर समेट के भाग जाना पड़ता। इतना ज्यादा उस वक्त 1580 में अकबर पर या अकबर की सत्ता पर संकट स्थापित था। लेकिन राजपूतों ने भी स्वामी भक्ति का परिचय दिया, साथ ही कुछ और जो उसके सेना नायक थे, उन्होंने भी स्वामी भक्ति का परिचय दिया और अकबर को इस संकट से उबार लिया गया। अकबर का साथ देने के पीछे जो है अकबर की कुछ नीतियां भी थी, जिन्हें हम अकबर की नीतियों पर पढ़ेंगे कि क्यों राजपूतों ने अकबर का सहयोग किया और बाद में औरंगजेब ने क्या गलतियां की थी जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था। चलिए तीसरे बिंदु पर बात करें तो 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम के अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। वहीं सलीम आगे चलकर जहांगीर कहलाया। यानी जहांगीर के बचपन का नाम यहाँ पे आपको पता चल रहा सलीम था, जो कि आपको पता ही होगा, सामान्यतः ऐसी जानकारियां पता होती है। इसने जो है अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में विद्रोह किया था सलीम ने। चलिए अब आगे बात करते हैं जहांगीर पे। जहांगीर का शासनकाल रहा था 1605 से 1627 तक। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसने सशर्त जो है सेवा स्वीकार की थी अमर सिंह ने। हुआ क्या था कि पहले महाराणा प्रताप जो है, ये अमर सिंह के पिताजी है ना, महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। लेकिन जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में अमर सिंह शासक बने और अमर सिंह ने भी महाराणा प्रताप की नीति पर ही जोर दिया और लगभग 15 से 17 वर्ष तक जो है मुगलों से अमर सिंह ने लड़ाई लड़ी। लेकिन जहांगीर ने लगातार सैन्य अभियान किए मेवाड़ पर। इन सैन्य अभियानों के साथ साथ उसने मेवाड़ की घेराबंदी भी कर दी। इससे जनता को अपार कष्ट हुए और अमर सिंह ने अपने पुत्र के कहने पर जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार की। उस अधीनता में कुछ शर्तें भी शामिल की थी, जैसे कि राणा जो है वह दरबार में उपस्थित नहीं होगा, साथ ही वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। इस प्रकार की चीजें जो है शर्तों के साथ मेवाड़ ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार की थी। अमर सिंह इस वक्त शासक थे, लेकिन अमर सिंह को इस बात का इतना ज्यादा गिल्ट था, इतनी ग्लानि थी कि 1615 में ही जब अधीनता स्वीकार कर ली गई, उसके बाद से इन्होंने राजपाट त्याग दिया था और एकांत में रहने लग गए थे। उसके बाद में इसी गिल्ट में 1620 में अमर सिंह की मृत्यु भी हो गई थी। ये ठीक है, हम कभी राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे या फिर जहांगीर को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, तब इस सब बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आगे हम देख लेते हैं। इसके बाद सिखों, अहोमों, अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो कि बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, उसने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो कि असफल रहे। यानी कि जो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, यानी कि इसने नूरजहां एक विधवा थी जिससे शादी इसने की थी काफी बाद में जहांगीर ने। तो नूरजहां ने शाहजहां को अलग-थलग करने की कोशिश की थी, लेकिन इस प्रयास में वह असफल रही। साथ ही शाहजहां ने विद्रोह भी कर दिया था और शाहजहां का जो पहले का नाम था शासक बनने से पहले का,
वह था खुर्रम, जो कि अकबर ने उसे नाम दिया था। ठीक है? तो यहाँ पे आपको 1-2 बातें पता चल रही है, एक तो खुर्रम नाम किसका है बचपन का, तो शाहजहाँ का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला शासक है आपके शाहजहाँ, 1627 से 1658 तक। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। यानी ये जो खान जहान लोदी है, इसका विद्रोह किसके समय में हुआ था? शाहजहां के काल में, ये ध्यान रखना है आपको। और अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई। ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो कि असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ, मैं थोड़ी सी कहानी आपको इस बारे में बता देता हूँ। हुआ क्या था कि शाहजहां पहले झरोखा दर्शन देता था। क्या देता था? झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन क्या होता है दोस्तों? जैसे एक महल, जिस महल में राजा रह रहा है, उसमें एक बुर्ज का निर्माण करवाया जाता था, जहाँ बैठकर जो है शाहजहां या फिर जो भी राजा होते थे, वह आकर वहां बैठते और जनता उनके दर्शन करने के लिए, जैसे आजकल सेलिब्रिटी करते हैं ना अपने भाई महल के या फिर अपने घर के बाहर आके इस प्रकार से हाथ वाथ हिलाते हैं कि ठीक है मैं आ गया हूँ। उस टाइप से पहले राजा भी किया करते थे, माहौल बनाने की कोशिश। तो शाहजहां भी नियमित रूप से ऐसा करता था। तो कुछ दिन शाहजहां ने झरोखा दर्शन नहीं किया था क्योंकि वह बीमार चल रहा था। जब बीमार चल रहा था, झरोखा दर्शन नहीं किया गया, तब यह अफ़वाह फैल गई कि शाहजहां की तबीयत बहुत खराब है, या फिर यह अफ़वाह भी फैल गई कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है। अब इस प्रकार की अफ़वाहें जब फैली, तो औरंगज़ेब जो कि दक्षिण भारत में नियुक्त था, उसे जब पता चला कि शाहजहां की या तो डेथ होने वाली है या फिर हो गई है, और इस वक़्त जो शाहजहां के पास में था, वह था दारा शिकोह, जो कि ज्येष्ठ पुत्र था, योग्य भी था और काफ़ी धर्म सहिष्णु भी था, शाहजहां का बेटा दारा शिकोह। ये दारा शिकोह पास में था। औरंगज़ेब ने कहा कि ये दारा शिकोह कहीं शासक बन जाएगा, तो यह दक्षिण भारत से औरंगज़ेब भागता-भागता आया। साथ ही मुराद बख्श जो इसका भाई था, इसको भी बोला कि यार देख अपन अटैक करते हैं सीधा, और तेरे को भी मैं कुछ शासन में से हिस्सा दे दूँगा। तो इसने भी जो है औरंगज़ेब का समर्थन किया, और इस प्रकार से इन तीनों भाइयों के मध्य में औरंगज़ेब, शुजा, चारों भाइयों के मध्य औरंगज़ेब, शाह शुजा, शाह मुराद और दारा शिकोह, इनके मध्य युद्ध हुए, और इन युद्धों में अंततः औरंगज़ेब ने विजय प्राप्त की कई कुटिल नीतियों के अंतर्गत, और जो है बाकी तीनों भाइयों को मारकर औरंगज़ेब शासक बना। और औरंगज़ेब जब शासक बना था, तब शाहजहां जीवित था, अगले कई वर्षों तक जीवित रहा था, लेकिन इसे कैद में रहना पड़ा था। शाहजहां को अपनी शेष जिंदगी आगरा के कैद में बितानी पड़ी। चलिए आगे बात करते हैं औरंगज़ेब की। औरंगज़ेब 1658 से 1707 तक शासक बना। एक सेकंड। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई। अहोम यानी कि जो असम के शासक थे, उनकी शुरुआत में पराजय हुई, लेकिन बाद में उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी रूप से सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति में और उत्तराधिकार के मसलों पर मुगलों का हस्तक्षेप। अब यहाँ पे आपको कुछ कारण मिल रहे हैं कि मुगलों का पतन क्यों हुआ था। मुगलों ने शुरुआत से ही अकबर के काल में, जहांगीर के काल में और शाहजहां के काल में राजपूतों की आंतरिक नीतियों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया था, लेकिन औरंगजेब ने इसके विपरीत राजपूतों के आंतरिक मसलों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया था। इसकी वजह से जो है राठौड़ों ने भी विद्रोह कर दिया था। इन्होंने जो है राठौड़, कछवा और सिसोदियों ने अपने एक अलग त्रिगुट का भी निर्माण किया था। यह बाद की बात है थोड़ा औरंगजेब की। लेकिन यह सारी शुरुआत थी कि किस प्रकार से राठौड़ों के विद्रोह हुए। साथ ही औरंगजेब ने शिवाजी का भी अपमान किया और शिवाजी को आगरा स्थित मुगल कैद खाने में रखा, लेकिन यहाँ से ये भाग निकले। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया और मुगलों के विरुद्ध कई अभियान चलाए।
राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसने उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। यानी एक शहजादा अकबर था, इसका बेटा था यह, औरंगजेब का बेटा था। इसने भी विद्रोह किया था यहाँ अपने नाडोल पाली जो राजस्थान में है, वहां से इसके विद्रोह की शुरुआत थी। इसको शुरुआत में विद्रोह के लिए उकसाने का काम भी जो है राजस्थान के शासकों ने किया था, दुर्गादास ने किया था शुरुआती रूप से। लेकिन फिर बाद में परिस्थितियां बदली और इसको दक्षिण भारत की ओर पहुंचाया गया और वहां से यह भागकर ईरान चला गया था, क्योंकि इसका विद्रोह सफल नहीं हो पाया था। असफल इसके विद्रोह को असफल करने में भी औरंगजेब की कुटिलता ही थी। इस बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा हो जाएगी, अभी बात नहीं करेंगे इस बारे में अभी और। औरंगजेब के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 87 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापा मार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान प्रबंध स्वयं किया था। ठीक है, 98 में औरंगजेब दक्कन में गया, मतलब जब से उसने शिवाजी का अपमान किया था उसके बाद से औरंगजेब की जिंदगी जो है बहुत मुश्किल हो गई थी, क्योंकि उसे बार बार दक्कन के अभियानों पे जाना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी जो है स्थायी सफलता उसे प्राप्त नहीं हो पा रही थी। उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों, दक्कन में मराठों के विद्रोहों का इसे सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया। यानी औरंगजेब ने अपने जीते जी जो है मुगल साम्राज्य के पतन की नींव रख ली थी। धार्मिक रूप से कट्टर शासक था। इसने जो है हिंदुओं पर अत्याचार करना जो है अपना वो एक मुख्य उद्देश्य सा बना रखा था। हालांकि कुछ एक अपवाद स्वरूप ऐसी कुछ बातें मिलती है जिसे उड़ा कर कहते हैं कि नहीं, औरंगजेब धर्म सहिष्णु था। ऐसी बात नहीं, औरंगजेब यदि धर्म सहिष्णु था तो फिर मतलब आप बाकी शासकों को तो देवता ही घोषित कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। चलिए, उत्तराधिकार की मुगल परंपराओं पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तराधिकार होता क्या है। दोस्तों, उत्तराधिकार जैसे एक कोई राजा है, उसके बाद में उसका शासक उस मतलब उसके बाद में जो है शासन सत्ता कौन संभालेगा, या फिर मान लीजिए कि उत्तराधिकार सामान्य रूप से समझना है तो आपकी जो पुश्तैनी जमीन है वह किस किस को मिलेगी, यानी उत्तराधिकार किसे किसे प्राप्त होगा, वही उत्तराधिकार कहलाता है। यानी कि शासन सत्ता या फिर संपत्ति पर किसी की मृत्यु के बाद या फिर जीते जी किसको अधिकार प्राप्त हो रहा है, वही उत्तराधिकार कहलाता है। तो यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि मुगलों में एक शासक के बाद में अगला शासक कौन बनेगा, यह किस प्रकार से तय होता था, कौन सी नीति का पालन किया जाता था इसके अंतर्गत, इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों, मुगल जो है उत्तराधिकार के ज्येष्ठाधिकार को फॉलो नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार, मैं दो प्रकार से बातें लिख लेता हूं कि कौन कौन से उस दौर में उत्तराधिकार के फॉर्मूले चलते थे। एक तो ज्येष्ठाधिकार हो गया और दूसरा हो गया आपके सहदायद। ठीक है, तो ज्येष्ठाधिकार क्या होता है कि बड़ा बेटा उत्तराधिकारी। ठीक, यहाँ पे सिंपल मामला है कि जो बड़ा होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक और है सहदायद। सहदायद का अर्थ होता है दोस्तों कि सभी भाइयों में विभाजन, यानी कि जो भी सत्ता है, जो भी राज्य है, उसका विभाजन सभी भाइयों में कर देना क्या कहलाता है, सहदायद प्रथा। यह सहदायद प्रथा तैमूरी परंपरा है ना, तैमूरी परंपरा। क्योंकि यदि हम बात करें तो हमने बात की थी कि तैमूर की पांचवी पीढ़ी का व्यक्ति है बाबर, और तैमूर की मृत्यु के बाद में उसका शासन तीन भागों में विभाजित हो गया था। तीन भागों में क्यों विभाजित हुआ, क्योंकि उसने अपने तीन बेटों के बीच में शासन का विभाजन कर दिया था। ठीक है, तो अकबर क्या, सॉरी, मुगल कौन सी जो उत्तराधिकार की परंपरा को फॉलो करते थे, तो सहदायद को, ज्येष्ठाधिकार को नहीं करते थे। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार का आ सकता है। चलिए, सभी भाइयों में विभाजन वाली प्रथा को ये फॉलो करते थे, और यह प्रथा कहां से इन्होंने प्राप्त की, तो यह तैमूरी परंपरा थी। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा।
यह 1605 में अकबर के जो अधीन के क्षेत्र थे, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है कि ये वाला क्षेत्र जो है मुगल अधिकार में था। यहाँ पे आप काबुल, कांधार देख पा रहे हैं, लाहौर, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, अजमेर, चित्तौड़। चित्तौड़ वैसे चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार था, लेकिन जो मेवाड़ साम्राज्य था वह यहाँ पे यदि ठीक है, इतिहास का आपने जो है दे रखा है इस प्रकार का मैप तो उनकी मर्जी, लेकिन यहाँ पे जो चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र था वह अकबर के लिए अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इस वजह से ये वाला क्षेत्र हमेशा जो है मैप में स्वतंत्र रूप में दिखाया जाता है। बाकी क्षेत्रों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन यह अपने आप में स्वतंत्र क्षेत्र था। कब अधीनता स्वीकार की थी? तो यह काल था आपके 1605, अरे 1615 है ना? और यह मैप है आपके 1605 का, अकबर के शासन को दर्शाता हुआ। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं हम। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। इन्होंने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। ये इस बिंदु के अंतर्गत आएगा अपने मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। इसमें हम वैवाहिक संबंधों पे बात कर लेते हैं। जहांगीर की माँ कछवा राजकुमारी थी। देखिए, कछवा राजकुमारी हरका बाई, जिसे बाद में मरियम जुमानी कहा गया था, यह अकबर की पत्नी थी और इसका पुत्र था आपके जहांगीर। राजकुमारी का नाम यदि लिखना है तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। क्या नाम था? हरखा बाई। ये जो आप जोधा अकबर मूवी देखते हैं, इसमें जिसे जोधा बताया गया वह हरखा बाई थी, ठीक है? क्योंकि जोधा बाई नाम की कोई भी लड़की अकबर से शादी नहीं की थी। वह अंबर के, यानी आमेर कहते हैं इसे, आमेर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी, वह मारवाड़ के राजपूत शासक की पुत्री थी, ठीक है? यहाँ पे आपको देखना है कि भाई ये जो शाहजहां की माता थी वह जोधा बाई थी, है ना? जोधा बाई। इसमें भी नाम के बारे में स्पष्टतः पता नहीं है, लेकिन जोधाबाई नाम कहीं कहीं कई कई ख्यातों से प्राप्त होता है, इसलिए इसे जोधाबाई नाम से जाना गया। चलिए, अब मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध वाले टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो मुगलों ने क्या किया कि शुरुआत में अभियान किए अन्य शासकों के विरुद्ध, चाहे वो राजपूत हो चाहे अफगान हो। इस प्रकार से उसने मुगलों ने अभियान किए। लेकिन अभियानों में उन्होंने देखा कि बार बार उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लड़ाइयां लड़नी पड़ रही है। तो उन्होंने दूसरे तरीके से, जैसे किसी को यदि पराजित किया है तो उसे अपमानित नहीं करते थे, उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाता। और साथ ही जो व्यक्ति स्वयं से, जैसे मुगल धीरे धीरे जब शक्तिशाली हुए, तो स्वयं से यदि कोई शासक अधीनता स्वीकार करने के लिए आया है, तो ये मुगल उसे अपमानित नहीं करते, बल्कि उसे सम्मान देते, उसे ओहदा देते और मनसबदार के रूप में नियुक्ति भी देते, और उसकी खुद की जो उसका खुद का जो राज्य है वह भी उसे वापस सौंप देते अपने वतन जागीर के रूप में। अधीनता प्राप्त करने के बदले बहुत सारे प्रलोभन थे, जिसकी वजह से जो शासक थे आसपास के, जो स्पेशली यदि आप राजपूतों की बात करें, तो उन्होंने अकबर की अधीनता आसानी से स्वीकार कर ली, क्योंकि उन्हें सम्मान भी प्राप्त हो रहा था और साथ ही लड़ने के लिए उन्हें युद्ध भी प्राप्त हो रहे थे। मतलब अकबर के लिए, अकबर को उन्होंने सैकड़ों युद्ध जीत के दिए थे। यदि आप मानसिंह को पढ़ेंगे कभी अकबर में, तो आप देखेंगे कि अकबर की विजय अधिकांशतः मानसिंह की विजय ही थी। जो अकबर के अंतिम शासनकाल की बात करें तो। चलिए, तो इसमें हम थोड़ा बहुत लिख लेते हैं कुछ चीजें। पहले क्या करते थे? पहले अभियान, बाद में शक्तिशाली हुए, तो अन्य शासकों ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। और बाद में क्या, वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए। वैवाहिक संबंध, देखिए वैवाहिक संबंध भी अपने आप में प्रलोभन थे, क्योंकि वैवाहिक संबंध से जो शासक थे, अब आसपास में मान लो कि भाई जयपुर वाले ने अधीनता स्वीकार करके और वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया, तो उससे कुछ बड़ा बहुत प्राप्त हो रहा है, तो जोधपुर वाले ने कहा नहीं नहीं, मैं पीछे रह जाऊंगा, तो उसने भी उसी नीति का अनुगमन अनुगमन किया और उससे एक होड़ सी लग गई थी अधीनता स्वीकार करने की। और इसी वजह से हम महाराणा प्रताप को महान क्यों मानते हैं? महाराणा प्रताप ने इस सारी जो दौड़ थी,
साम्राज्य पर अपने आपके सत्ता में भागीदारी की, इसमें अपने आप को पीछे रखा। इन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए जो है जीवन पूरा का पूरा समय और कष्ट में बिताया। इस वजह से महाराणा प्रताप अपने आप में महान शासक के रूप में माने जाते हैं। अकबर को भी महान माना जाता है। अकबर की महानता के क्या आयाम थे, क्यों माना जाता था, क्यों नहीं माना जाना चाहिए, इन सब बातों पर मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, उसमें हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम दोनों के अन्य शासकों के साथ संबंध वाले टॉपिक कर रहे थे, वापस इसी टॉपिक पे आते हैं। तो वैवाहिक संबंध, ठीक है, वैवाहिक संबंध से पहले, लेकिन इस अपवाद से यदि आप बात करें तो मेवाड़ के शीशों हो गया, लंबे समय तक सत्ता अस्वीकार करते रहे, लेकिन अंततः जहांगीर के काल में, जहांगीर के काल में यदि आप साल लिखना चाहें तो 1615 लिख सकते हैं। जहांगीर के काल में सशर्त अहिंसा स्वीकार कर ली। एक सेकंड ना, सशर्त अधीनता स्वीकार कर ली। ये कब की बात है आपके? 1615 की, ठीक है। अब इनकी नीति यदि आप इन शॉर्ट लिखना चाहें तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना के लिख लेता हूँ। ये पराजित करते थे लेकिन, पराजित करते लेकिन अपमानित नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे राजपूतों को सम्मान चाहिए था, सम्मान उन्हें मिल गया, और सत्ता चाहिए थी, सत्ता भी मिल रही थी। तो इस वजह से कुछ खास विद्रोह इस दौर में नहीं हुए, न अकबर के काल में, न आपके जहांगीर के काल में, न ही शाहजहां के काल। लेकिन औरंगजेब ने जैसे ही इनको परेशान करने की कोशिश की, उसी के साथ विद्रोहों की शुरुआत हो गई और अगले कुछ ही सालों में मुगलों का पतन हो गया था। ये बात भी हम लिख लेते हैं अंत में। औरंगजेब ने अपमानित किया, जिससे मुगलों का पतन हुआ। चलिए अगले बिंदु पे बात करें हम, मनसबदार और जागीरदार। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। मनसबदार और जागीरदार, ये मनसबदारी प्रथा अपने आप में एक नए प्रकार की प्रथा थी उस दौर में। तो देखिए दोस्तों, जब मुगलों का साम्राज्य विस्तार हुआ, तब इन्हें प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि जब सत्ता आपका, भाई आपका जो है राज्य क्षेत्र विस्तृत हो रहा है, तो आपको वहां पे प्रशासन करने के लिए व्यक्तियों की जरूरत भी पड़ेगी। शुरू शुरू में पहले ये क्या करते थे कि जो तुर्की मुसलमान होते थे, उन्हें प्रशासन में नियुक्त करते थे। लेकिन बाद में जब इतना क्षेत्र बढ़ गया, तो इतने सारे कहाँ से लेके आए बंदे जो उच्च कुलीन वर्ग के हो, उस टाइप के, या फिर जो तुर्की के अमीर हो, उन्हें कैसे, इतने सारे लोगों को कहाँ से लेके आए? तब इन्होंने जो है भारतीय मुसलमानों को, और जो ईरानी गुट था उसको, इन सबको भी अपने प्रशासन में स्थान देना शुरू किया। और यह स्थान देते देते जब इनके वेतन वगैरह की बात आई, तो उस वेतन के लिए इन्होंने जो उपाय किए, जिस प्रकार से उन्होंने भूमि दान देकर और वहां से राजस्व अधिकार देकर, इस प्रकार से एक नवीन व्यवस्था को जन्म दिया, और यह व्यवस्था मनसबदार कहलाई थी। आइए इसे लिखते लिखते समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुगलों का जब साम्राज्य विस्तार हुआ, साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार होने से क्या हुआ? विभिन्न वर्गों को, विभिन्न वर्गों को
प्रशासन में स्थान मिला। ठीक है। अब यहाँ पे पहले क्या होता था, पहले ये क्या करते थे कि अधिकांशतः अधिकांशतः तुर्की, जिसे तुरानी कहते थे, है ना, तुरानी गुट, अधिकांशतः तुर्की अमीरों की नियुक्ति होती थी। लेकिन बाद में क्या होने लगा, साम्राज्य विस्तार के बाद में ईरानी, भारतीय मुसलमान, यहाँ तक कि अफगान, अफगान जो कि इनके विरोधी थे आरंभिक काल में, उनको भी प्रशासन में स्थान मिला। राजपूतों को भी स्थान मिला। मराठे भी इनके प्रशासन के अंतर्गत आए। ठीक है, तो ये इतने सारे वर्ग जो है आपके प्रशासन में अपना स्थान पाने में कामयाब रहे। और ये जो समूह थे यही बाद में क्या बने, मनसबदार। ये समूह मनसबदार बने। चलिए, ये तो हमने देख लिया था कि मनसबदार कौन बने, लेकिन मनसबदार होता क्या है ये चलिए आप अभी अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मनसबदार शब्द जो है ये मनसब से निकला, और मनसब का अर्थ होता है हैसियत या फिर पद। यानी कि जो सरकारी हैसियत या फिर सरकारी पद पर नियुक्त है वह क्या कहलाता था, मनसबदार। मनसब, मनसब का अर्थ क्या होता है, सरकारी हैसियत या फिर पद। अब ये मनसबदारी क्या थी, मुगलों द्वारा, मुगलों द्वारा शुरू की गई श्रेणी व्यवस्था, जिससे, इससे क्या निर्धारित होता था, यहाँ पे लिखते हैं, जिससे एक तो पहली चीज पद, दूसरी चीज वेतन, और तीसरी चीज आपके सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित होते थे। ठीक है, सारी चीजें लिख के फिर बाद में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी जात और सवार दो शब्द आपको बार बार मिलेंगे, उस पे भी मैं बात कर लेता हूँ। जात व सवार, यहाँ पे एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको erase कर लेता हूँ। जात को यदि आप देखें तो जात क्या होता था, आपकी हैसियत को दर्शाता था, हैसियत। और सवार शब्द जो है वह प्रयुक्त होता था सैनिक संख्या या फिर आपके घुड़सवार संख्या के लिए। ठीक है, देखिए, मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, नहीं तो चीजें लिखी हुई ज्यादा हो जाएगी और आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए, मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत किसी मनसबदार को कहा जाता था कि भाई इसका जो मनसब है वह कितना है, 5,000 जात और 5,000 सवार। इस प्रकार से पद होता था। जैसे अभी हम कह लेते हैं कि भाई ये कलेक्टर है, तहसीलदार है, एसडीएम है, इस टाइप से। तो पहले मनसबदार, मनसबदार कैसा है, 5,000 जात 5,000 सवार, ये इसका मनसब होता था। तो इसमें जो 5,000 जात है, यह जात दिखाता था कि इसका जो पर्सनल वेतन है वह कितना ज्यादा है, और साथ ही इसकी जो ओहदा है, जिसका जो पद है, प्रतिष्ठा है, वह कितना ऊंचा है, ये यहाँ से दर्शाया जाता था। वो सवार जो है, यह इसके सैन्य उत्तरदायित्व को निर्धारित करता था कि भाई ये अपने अधीन कितने सवारों को या फिर कितने सैनिकों को रखेगा, यह इस संख्या से डिसाइड होता था। ठीक है,
तो ये चीज़ जात और सवार का मामला आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंतर्गत यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ भी मिल रहा है, इसे भी पढ़ लेते हैं। जात की श्रेणियाँ, 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 वाले 1000 जात वाले अभिजातों से ऊँचा था। ठीक है? समझ में आ गया? जात यानी कि आपके ओहदे की बात हो रही है, प्रतिष्ठा की बात हो रही है, हैसियत की बात हो रही है। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी, है ना? 79। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? बिल्कुल सही है, मतलब 5000 जात, यानी कि 5000 जात के पहले सिर्फ 29 लोग थे, यानी यूनिकनेस थी उनमें कि बहुत ही कम लोग जो है उच्च पदों पर नियुक्त है। लेकिन शाहजहां का काल आते आते 79 लोग ऐसे थे जिनका दर्जा 5000 जात से अधिक हो गया था, यानी 3 गुना के आसपास बढ़ गए थे संख्या में। और वही संख्या आगे जाके औरंगजेब के काल में और ज्यादा बढ़ गई थी। और इसी वजह से जो है आप में आगे पढ़ेंगे हम कि किस प्रकार से जो है वित्तीय अनियमितताएं होनी शुरू हो गई, किस प्रकार से किसानों पे शोषण हुआ, और मुगल पतन के अंतर्गत ये कारण भी हम मनसबदारी व्यवस्था का फेलियर भी दर्शाते हैं वहां पे, मुगलों के पतन में, है ना? चलिए, इसके अलावा एक और प्रथा थी जिसे हम कहते हैं दाग व हुलिया। दाग व हुलिया प्रथा भी थी। मनसबदारी के अंतर्गत ही, मनसबदारों के अंतर्गत जो सेना होती थी, उस सेना को अब भाई बोल दिया एक मनसबदार को कि तू 5000 सैनिक अपने अंतर्गत रखेगा, और उसके लिए उसे जो है वित्तीय प्रबंध करने के लिए भूमि दे दी जाती थी कि भाई यहाँ से तू वसूली कर, अपनी सेना को वेतन दे, अपना खुद का वेतन भी निकाल, और ये सारी व्यवस्थाएं तुझे करनी है। लेकिन अब यदि सोच के देखो, आपको यदि ये उत्तरदायित्व मिले और आपके ऊपर कोई निरीक्षण करता नहीं हो, तो आप 5000 सैनिक क्यों रखोगे? आप 1000 सैनिक रखोगे और 4000 सैनिकों का वेतन खुद ले लोगे। नैतिक रूप से सब सही नहीं हो सकते, किसी की नैतिकता होती है, लेकिन वो सैकड़ों में से, हजारों में से एक व्यक्ति की होती है। तो इस प्रकार की अनियमितताएं से बचने के लिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला, दाग और हुलिया प्रथा। ये दाग क्या होता था? दाग के अंतर्गत दोस्तों, जैसे कोई घोड़ा है, उस घोड़े के 2 जो है चिन्ह लगा दिए जाते हैं। एक जलता हुआ कोई ऐसा जो है जिसे अपन कहते हैं ना आजकल ठप्पा लगाना या फिर सील, उस प्रकार का एक जलता हुआ लोहे का कुछ टुकड़ा, जिसके एक तरफ तो भई मुगल बादशाह का दाग लगता और दूसरी तरफ मनसबदार का खुद का। इससे मनसबदार आपस में घोड़े भी एक्सचेंज नहीं कर सकते। नहीं तो ऐसा करेंगे कि भाई तूने अपने चेकिंग करवा ली, चलिए अब तेरे वाले घोड़े मुझे दे दे, मैं भी चेकिंग करवा के आ जाता हूँ। तो ऐसा नहीं, चेकिंग होती थी, उस चेकिंग के लिए उन्होंने क्या किया, घोड़ों पर दाग लगाने शुरू किए। दाग भी 2 प्रकार के, एक तो मुगल बादशाह के और दूसरे मनसबदार के नाम के। इससे यह स्पष्ट भाई जाँच करवाने के लिए मनसबदार लेके आया कि भाई ठीक है, मेरे पास ये 5000 घोड़े हैं, चलिए वो गिन लो। तो अब वो गिनते तो उसपे दाग लगा होता कि तो ही माना जाता है कि हाँ, ये घोड़ा इसी का है। ठीक है? और हुलिया प्रथा क्या थी? सैनिक मान लो 10,000 रखने थे, 5,000 रखने थे, लेकिन उतने नहीं रखे, और एक दूसरे मनसबदार आपस में एक्सचेंज करवे करके चेकिंग करने लेके आ जाए। तो उससे बचने के लिए हुलिया प्रथा, यानी हर एक सैनिक का हुलिया लिख लिया जाता है। हर किसी व्यक्ति के अंतर्गत कुछ विशिष्ट बातें होती है, वह लिखवाई जाती है कि भाई हाँ, मेरे अंतर्गत ये विशिष्ट है, यहाँ पे मेरे तिल है, मेरे एक हाथ की अंगुली कटी हुई है, ये इस टाइप से कुछ भी चीजें। सैनिक तो ठीक है, बहुत सारे कटे फटे चीजें, उसके चोट वगैरह के निशान हुआ ही करते थे, तो वो सब लिख लिया जाता, वह हुलिया प्रथा के अंतर्गत आती थी। चलिए, अब मनसबदारी प्रथा को हम थोड़ी बहुत और बातें लिख के फिर उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने इक्ता व्यवस्था देखी थी। अब तक आपने जितना भी पढ़ा है उससे आपको लगेगा कि ये इक्ता व्यवस्था और मनसबदारी प्रथा में क्या फर्क है, हमें तो कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा। उसका फर्क क्या है ये भी हम समझते हैं, चलिए। देखिए, मनसबदारों को वेतन भूमि के रूप में मिलता था। अब ये बात इक्तादारों से बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन अगले लाइन में आपको फर्क नजर आएगा। वेतन भूमि के रूप में मिलता था, जिन्हें क्या कहा जाता था? जागीर। जिन्हें जागीर कहा
जाता था। एकताओं से भिन्न, एकताओं से भिन्न यहाँ जागीरों में सिर्फ राजस्व अधिकार ही प्राप्त थे। जागीरदार या फिर मनसबदार भी आप कह सकते हैं, मनसबदार स्वयं अपनी जागीर में न रहकर अन्य जगहों पर सेवारत थे। ठीक है, अब इस लाइन से आपको क्या समझ में आया कि जो देखिए इक्ता व्यवस्था हमने पढ़ी थी, उसमें हमने देखा कि जो इक्तेदार होते थे वह उस इक्ता में रहते और वहां पे प्रशासनिक कार्य करते, राजस्व संग्रहण करते, इस प्रकार के अधिकार इक्तादारों को होते थे। और साथ ही इक्तेदारों का जो है ट्रांसफर समय समय पर कर दिया जाता था। लेकिन मनसबदारी व्यवस्था अपने आप में पूर्णतः सैन्य व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास था। सैनिकों के वेतन का जुगाड़ और मनसबदारों के वेतन का जुगाड़ करना था। इसीलिए मनसबदारों को एक पर्टिकुलर क्षेत्र के राजस्व अधिकार दे दिए गए और वहां से राजस्व वसूली भी वो खुद नहीं करता था, अपनी ओर से जो है एजेंट नियुक्त करता था, जो मनसबदार के लिए वहां से राजस्व संग्रहण करता और उस तक पहुंचाता था। ठीक है, क्योंकि मनसबदार खुद जो है वह मुगल सम्राट जहां उसको भेजता युद्ध करने के लिए वहां पे जाता था और वहां पे सेवाएं देता था। जैसे मान लो कि किसी को बंगाल की मनसबदारी मिली हुई है और उसको युद्ध अभियानों में भेजा हुआ है दक्षिण भारत, तो वह खुद तो कैसे वहां पे जो है राजस्व वसूली करेगा, तो वह अपनी ओर से प्रतिनिधि नियुक्त करते थे और राजस्व वसूली किया करते थे। चलिए अंतिम लाइन हम इस बिंदु पे लिख लेते हैं कि अकबर के काल तक मनसबदारी, मतलब अकबर ने ही मनसबदारी शुरू की थी, तो अकबर के काल तक मनसबदारी बिल्कुल सही से चलती रही। औरंगजेब तक आते आते जमादामी यानी अनुमानित आय व हासिलदामी, हासिलदामी का अर्थ होता है प्राप्त आय, में बड़ा फर्क आने लगा। इससे अव्यवस्था फैली और किसानों पर अत्याचार हुए। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइन क्या है, ये आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं मैं कि मनसबदारों को जब कोई भी मनसब या फिर कोई भी क्षेत्र प्रदान किया जाता था राजस्व वसूली के लिए, तो ऐसे में उन्हें जमादामी यानी कि अनुमानित आय उस क्षेत्र की निकाली जाती थी कि भाई इतनी आय आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, और जो हासिलदामी यानी कि यहाँ से इतना राजस्व वसूल कर लिया गया है या फिर इतना वसूल हुआ है, तो ये अपने आप में चीजें हुआ करती थी। तो अब जब तक लिमिटेड मनसबदार थे तब तक तो ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पे मनसबदारी दे दी जाती, लेकिन मनसबदारों की संख्या में जब भयंकर तरीके से वृद्धि हुई, तो अब इतने क्षेत्र कहाँ से लेके आए जो उनके जो वेतन की पूर्ति कर पाए। ऐसे में बहुत सारी जागीरें ऐसी दे दी गई जो आपको अनुमानित आय प्राप्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे में जितने भी मनसबदार थे उन्होंने कि भाई जब तक ये जागीर मुझे मिली हुई है तब तक मैं किसानों का शोषण कर लेता हूँ, पैसा प्राप्त कर लेता हूँ, उसके बाद में जो आएगा वो देखेगा। इस प्रकार से चीजें करने से किसानों पर बहुत सारे अत्याचार हुए। साथ ही मनसबदार भी जो है अपने सैनिकों को ढंग से वेतन नहीं प्रदान कर पा रहे थे, इससे सैनिक सैन्य रूप से भी मुगल कमजोर हुए और अंततः उनका पतन निश्चित हुआ। चलिए अगली बात हम कर लेते हैं जब्त और जमींदार पे।
यहाँ पे जब्त और जमींदार क्या है, ये बात मैं आपको समझा देता हूँ कि जो भाई आपके मुगल सीधा शासक जाके तो टैक्स वसूली करेगा नहीं, भू राजस्व। तो भू राजस्व वसूली के लिए जो एजेंट नियुक्त किए जाते थे वह जमींदार कहलाते थे। और जब्ती व्यवस्था क्या थी, तो यह टोडरमल के द्वारा एक नवीन प्रयोग था, जिसमें उसने 10 वर्ष तक यह अध्ययन किया कि भाई इस वर्ष यहाँ पे इस क्षेत्र में इतनी फसल हुई है, इस वर्ष इतनी हुई है, ऐसे करते-करते 10 वर्ष का एक एवरेज निकाला। और उस एवरेज के बाद में उसने जो है राजस्व निर्धारित किया कि हाँ, इस क्षेत्र से इतना राजस्व वसूली की जा सकती है। इस प्रकार के जो प्रयोग किए गए उस पे हम बात करेंगे जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत, और जमींदारी का अर्थ तो आपने समझ ही लिया। चलिए लिखते हैं हम, भू राजस्व वसूली हेतु नियुक्त मध्यस्थ जमींदार कहलाते थे। अकबर के काल में राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल, 10 साल कौन से थे, 1570 से 80 के बीच में, है ना, 1570 से 80, 10 साल की अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सर्वे किया, सर्वेक्षण किया, है ना। वह इस आधार पर प्रत्येक फसल के अनुसार, प्रत्येक फसल के अनुसार नकद रूप में जो टैक्स या फिर आप भू राजस्व निश्चित कर दिया। अब देखिए ये एक अपने आप में नई नवीन व्यवस्था थी। कैसे? इसने भाई 10 साल तक एक एवरेज निकाल लिया कि भाई यहाँ पे इस साल अगर अकाल है तो इतना पैदावार हुआ है, अगले साल ढंग का अपने जलवायु रही है तो इतना पैदावार हुआ है। तो इससे एक एवरेज निकाल के और फिर बाद में निश्चित कर दिया कि हर साल इतना देना है, चाहे अकाल हो, चाहे आपके सुकाल हो। ठीक है? यह व्यवस्था क्या कहलाई? यह व्यवस्था जब्त कहलाई। एक बात ध्यान रखना कि गुजरात व बंगाल जैसे प्रांतों में यह लागू नहीं हुई। ठीक है? तो कितने प्रांतों में लागू हुई थी? ये 8 प्रांतों में। अकबर के समय यह 8 प्रांतों में लागू हुई थी। और कब हुई थी ये भी हम लिख लेते हैं, 1580। ठीक है? ध्यान रखना ये 1580, ये क्वेश्चन शायद तक इसी नेट या इससे पिछले नेट के अंतर्गत ये आ रखा है ना। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है चीजों का। चलिए, अब यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपको ये फोटो दिखाई दे रहा है, ये शाहजहां के काल में भ्रष्टाचार को दर्शा रहा है कि किस प्रकार से एक अधिकारी जो है, ये जो है अभिजात वर्ग से रिश्वत ले रहा है और किस प्रकार से किसानों को प्रताड़ित किया जाता था। ये उस दौर का एक जो है रेखा चित्र।
चलिए, अकबर की नीतियां नजदीक से एक नजर। ये जैसे हर बार हर चैप्टर के अंतर्गत हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि हम एक संपूर्ण बात करके फिर बाद में किसी शासक विशेष या फिर किसी साम्राज्य विशेष पे एक छोटी सी जो है चर्चा कर ली जाती है, उसके बारे में विशिष्ट रूप से बात कर ली जाती है। चलिए, अकबर के बारे में पढ़ने से पहले हम ये पैराग्राफ देख लेते हैं, अकबरनामा और आईने अकबरी। क्योंकि अकबर के काल की अधिकांश जानकारियां या फिर सबसे ज्यादा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जहां से हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है वह आपके आईने अकबरी है या फिर अकबरनामा जिसे आप कह सकते हैं। तो अकबरनामा और आईने अकबरी में क्या फर्क है ये भी हम देख लेते हैं। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। इसका शीर्षक है अकबरनामा, यानी अकबरनामा एक पूर्ण पुस्तक है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है और तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। यानी कि आईने अकबरी जो शब्द प्रचलित हो गया है अकबरनामा के लिए, यह अकबरनामा पुस्तक की ही तीसरी जिल्द है, यानी पार्ट 3। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं, संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय वर्णन। और यहाँ पे एक जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये अकबरनामा जो है लिख कर और अबुल फजल अकबर को प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो पहले के दौर में जो है पर्सनल फोटोग्राफर यही हुआ करते थे कि जो कोई घटना हो रही है उसको हाथों हाथ आप चित्र बना लीजिए बैठ के। तो ह्यूमन फोटोग्राफी हुआ करती थी पहले, चित्रकारी करके और इस प्रकार से चीजें सहेज के रख ली जाती थी जिसे आज हम देखते हैं। चलिए, आगे यदि अकबर की नीतियों पे बात करें, अब जैसे इसमें आपको ये लिखने की बात तो है नहीं कि भाई अकबरनामा किसने लिखा है या फिर आईने अकबरी किसने लिखा है, ये आपने देख लिया है कि अबुल फजल ने लिखा है। तो अकबर की नीतियों पे बात शुरू करते हैं हम सीधा। अबुल फजल की अकबरनामा से अकबर की नीतियों की जानकारी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बात शुरू करते हैं हम नीतियों। देखिए, इनकी नीतियों को या फिर इनके सबसे पहले, अब नीतियां क्या होती है, प्रशासन में ही नीतियों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम प्रशासन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अकबर का प्रशासन किस प्रकार का था। चलिए एक पिरामिड बनाते हैं सबसे पहले। ये हो गया अपना एक पिरामिड। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर की ओर केंद्र सरकार या फिर जिसे आप सम्राट कह सकते हैं। इसके बाद में प्रांत हो जाते थे, प्रांत या फिर सूबे। इसके बाद में नंबर आता था सरदार या फिर जिला का। और तत्पश्चात बारी आती थी परगने, और सबसे नीचे हो जाते थे अपने ग्राम या फिर मौजे। चलिए लिखते हैं इसे। सबसे ऊपर केंद्र, केंद्र में कौन बैठता था, सम्राट या फिर बादशाह। चलिए, उसके बाद में बात आती है आपके प्रांत या फिर सूबे की। तत्पश्चात सरकार या फिर जिला, और यहाँ पे आ गया आपके परगना, और अंत में जो सबसे नीचे जिसे कहते थे ग्राम या फिर मौजे। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसे। सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा केंद्र, यानी कि पूरा का पूरा जो साम्राज्य है वह आपके केंद्र में, यानी सम्राट उसके केंद्र में है, सम्राट के द्वारा नियंत्रित है। इसके बाद में अब एक सम्राट इतने बड़े भूभाग पर अपना शासन नहीं कर पा रहा था। ऐसे में एक साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांट दिया गया। जैसे आज भारत विभिन्न राज्यों में विभाजित है, वैसा विभाजन ही उस दौर में था, यानी कि प्रांत या फिर सूबा क्या थे, आज के दौर के राज्य। तो सरकार या जिला क्या है, जैसे आज के दौर के जिले हैं, उसी दौर में उसे सरकार कहा जाता था। जैसे आज के दौर में तहसीलें हैं, पहले उस दौर में उसे परगना कहा जाता था। और अंत में जैसे आजकल गांव है, वैसे उस वक्त गांवों को क्या कहा जाता था, मौजे। ठीक, चलिए अब यहाँ पे विभिन्न अधिकारी जो नियुक्त थे ना, उन पे बात कर लेते हैं हम। सूबे में कौन नियुक्त था,
सूबेदार। जिला स्तर पर कौन होता था? फौजदार। और परगना स्तर पर होता था आपके शिकदार। चलिए इन पे हम संपूर्ण बात यहीं पे कर ही लेते हैं। सबसे पहले जैसे प्रांत में सूबेदार है, सूबेदार यहाँ का प्रमुख पद है, ठीक है। सूबेदार, और यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि प्रांत का प्रमुख अधिकारी कौन था, तो वह आपके हो जाएगा सूबेदार। लेकिन सूबेदार अकेला तो सारी चीजें संभाल नहीं सकता, तो सूबेदार के साथ एक और जो पद होता था वह होता था बख्शी। बख्शी, बख्शी कौन होता था? सैन्य अधिकारी, ठीक है। इसके अलावा और कौन होता था आपके? सदर, सदर कौन होता था? धार्मिक अधिकारी। और कौन होता था? सदर, सदर होता था धर्माधिकारी। इसके हाथ में जो धार्मिक अनुदान वगैरह का काम होता था, वह सारा इस सदर के अंतर्गत होता था। सरकार या जिला स्तर पे सबसे जो प्रमुख पद है, वह कौन हो गया आपके? फौजदार। फौजदार क्या होता था? यह सरकार का सैन्य कमांडर था। सैन्य कमांडर, क्योंकि सारी सेना, सारी सत्ता एक सूबे में एक जगह तो रहेगी नहीं, अलग अलग जिलों में भी नियुक्त रखना पड़ता था, तो फौजदार वहां पे नियुक्त होता था। और फौजदार कौन होता था? सैन्य कमांडर। लेकिन इसके साथ एक और व्यक्ति होता था जिसे कहते हैं अपन कोतवाल। कोतवाल कौन था आपके? दंडाधिकारी, ठीक है। साथ ही एक और अधिकारी का यदि आप नाम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कोतवाल के अलावा सद्र या फिर काजी। सद्र या काजी, ये वैसे तो दोनों अलग अलग पद है, लेकिन इन दोनों पे एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। और इनका उद्देश्य होता था मुस्लिमों के धार्मिक हितों की रक्षा और न्याय। यानी ये दोनों चीजें जब डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, मुस्लिमों के धार्मिक हितों की रक्षा करेगा और वही व्यक्ति धर्माधिकारी भी है या फिर न्यायाधिकारी भी है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि न्याय की स्थिति किस प्रकार से रही होगी। सद्र या फिर काजी, यहाँ पे किसी मौलवी वगैरह को नियुक्त किया जाता था, ठीक है। मुस्लिम हित और न्याय अधिकारी, ठीक है। चलिए, अब फिर बात हमने की परगना की। परगना में जो शिकदार होता था वह किसका? कोतवाल और फौजदार, इन दोनों का मिक्सचर था। यानी कि इसके पास यहाँ पे जो तहसील स्तर या फिर परगना स्तर पर समस्त फौजदारी अधिकारी भी थे और कोतवाली अधिकारी भी थे, यानी दंडाधिकारी भी यही था और सेना का कमांडर भी यहाँ पे यही है। यानी शिकदार अपने आप में पावरफुल पोस्ट थी उस टाइम में। और आमिल जो था, एक और पद आमिल। आमिल यहाँ पे कौन था? तो यह राजस्व संग्राहक था। राजस्व संग्राहक। चलिए यहाँ पे हमने विभाजन तो देख लिया अच्छा खासा। अब चीजों को थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अकबर द्वारा शासन के 24वें वर्ष। देखिए, जो अकबरनामा के अंतर्गत अबुल फजल ने लिखा है, यह सारा का सारा इसी प्रकार से लिखा है। अकबर ने अपने शासन के इतवें वर्ष में ये किया, इतवें वर्ष में ये किया। तो इसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ, इस वर्ष इसका राज्याभिषेक हुआ था, इसके बाद आप 24 साल गिन लीजिए, यानी कि इस साल में यह कार्य हुआ होगा। मतलब इस प्रकार से चीजें सारी है। जैसे 56 में राज्याभिषेक हुआ, तो आप 24 साल गिन लीजिए, 1580 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अकबर द्वारा शासन के 24वें वर्ष, 24वां वर्ष यानी 1580 में सूबा व्यवस्था आरंभ। ठीक है, ये जो सूबा व्यवस्था जिसे हमने पढ़ी है ना, ये सूबा व्यवस्था है। यह कब आरंभ की गई? तो 1580 में आरंभ की गई, जो कि अकबर के शासनकाल का 24वां वर्ष था। अब आगे हम बात करते हैं अकबर के जीवन के विभिन्न काल, जिसमें उसने अलग अलग प्रकार से शासन किया, अलग अलग प्रकार की नीतियां रही। तो अकबर अपने आरंभिक शासन में किस प्रकार का? कट्टर इस्लामिस्ट था। अकबर अपने शासन के आरंभ में
कट्टर। लेकिन 1570 के दौर में, 1570 के दशक में अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में उलेमा, ब्राह्मण, जैसुइट, जैसुइट जो पादरी थे कैथोलिक, ये रेमोन जो है रोमन कैथोलिक हुआ करते थे, जैसुइट पादरी व जरथुस्ट अनुयायियों से धार्मिक चर्चा की। इससे यह धीरे धीरे उदारवादी हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे अकबर जो है अपने शासन के आरंभ में बहुत कट्टर था। उसने हिंदुओं पर अत्याचार भी किया और साथ ही जो उदयपुर में जब अटैक हुआ था तो उसने उदयपुर में एक फतेहनामा जारी किया था, गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी अपने आप में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इस्लाम में जो है गाजी और काजी का बड़ा महत्व होता है। गाजी, काजी और हाजी, इन तीन चीजों का बड़ा महत्व होता है। सबसे पहले काजी यानी कि जो आपके न्यायाधिकारी है या फिर मुस्लिम धर्म के मतलब न्यायाधिकारी मान लीजिए आप काजी। और हाजी कौन हो गया, जो हज की यात्रा करके आ गया। और गाजी उसे कहते थे जो काफिरों की सर की मीनारों पे खड़ा होकर या फिर काफिरों की जो है बड़ी मात्रा में हत्या करके उनकी मीनार, उनकी सर की मीनार बनाकर खड़ा होकर वहां पे वो गाजी की उपाधि धारण किया करते थे। काफी इसको शौर्य का प्रतीक माना जाता था, जो धर्म में उसका बड़ा स्थान माना जाता है। और काफिर किसे कहते हैं, जो नॉन इस्लामिक है वह सारे काफिर। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है शुरू में इसने गाजी की उपाधि भी धारण की थी, कट्टर इस्लामिस्ट भी था। लेकिन धीरे धीरे उसने जो है अन्य धर्मों के साथ भी चर्चाएं शुरू की। जब इसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया था, वहां पे ये विभिन्न धर्माधिकारियों से चर्चा किया करता था। इन चर्चाओं से उसमें यह भाव जागृत हुआ कि कट्टरपंथ में कुछ नहीं रखा है, धर्म, सभी धर्मों के अंदर सत्य का कुछ अंश है। इसलिए कट्टर होने से अच्छा है सभी धर्मों की अच्छाइयों को सम्मिलित करके और उन पे बात की जाए, उनको समझा जाए। ठीक है। तो यह धीरे धीरे उदारवादी हुआ और उसके उदारवादी चरण शुरू हुआ। और इसी उदारवादी चरण के बाद में एक नया चरण शुरू हुआ, सुधारवादी चरण, जिसके अंतर्गत उसने दीन इलाही या फिर तौहीद इलाही जिसे कहते हैं, उस धर्म की स्थापना की थी। वह सब बातें हम थोड़ी बहुत शॉर्ट में इसमें कर लेते हैं। अंत में सुधारवादी होते हुए अकबर ने अकबर ने दीन ए इलाही या फिर जिसे तौहीद ए इलाही भी कहते हैं, कब की बात है ये, 1582 की। तौहीद ए इलाही नामक नवीन धर्म या फिर विचार को जन्म दिया। शासन में भी इसने क्या, सुलह एक कुल की नीति को अपनाया। शासन में भी सुलह ए कुल की नीति अपनाई। ठीक है। ये सुलह ए कुल क्या थी, देखिए तौहीद इलाही, दीन इलाही या फिर तौहीद इलाही, इसको आप जो है आपके अशोक के धम से इसकी तुलना थोड़ी बहुत कर सकते हैं। वैसे बिल्कुल तुलना नहीं कर सकते बहुत ज्यादा अच्छे से, लेकिन लगभग वैसा ही कुछ विचार था। जिस जिस प्रकार जो है अशोक ने लोगों को धम्म के पालन की शिक्षा दी थी कि ये शिक्षाओं का आप पालन कीजिए, यही सबसे अच्छा है, वैसा ही कुछ, बिल्कुल वैसे विचार नहीं थे, थोड़े बहुत अलग थे, काफी मतलब काफी कुछ भिन्नताएं थी। इसके बावजूद जो है
एक नवीन धर्म के रूप में दीन ए इलाही या फिर तौहीद ए इलाही जिसे कहते हैं, उसकी स्थापना की। इसकी वजह से इसे जो है कट्टर इस्लामिस्ट थे, उनका बहुत भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा था। इसके खिलाफ फतवे जारी हुए, लेकिन फिर भी ये अपने आप में उस दौर का एक नवीन कदम था, जिसके अंतर्गत उसने एक नवीन जीवन शैली अपनाने की तरफ लोगों को आकृष्ट किया था। लेकिन मतलब यह बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं आया था। बहुत ही कम लोगों ने इसकी जो है इस नवीन धर्म को स्वीकार किया था। इसमें भी विभिन्न चरण थे कि किस प्रकार से इसकी आप दीक्षा ले सकते हो और कितने दीक्षा के चरण होते थे, वो सारी बातें थोड़ी विस्तृत ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं करेंगे उसे हम। और शासन में सुलह ए कुल की नीति को अपनाया, यानी कि जितने भी शासक थे उससे उसने संबंध की नीति को अपनाया, ना कि युद्ध की नीति को। युद्ध जो है उसको अंतिम विकल्प के तौर पे रखा था। यानी धार्मिक भेदभाव इसने शासन व्यवस्था के अंतर्गत से हटाने के प्रयास किए थे। ठीक है? सुलह ए कुल का अर्थ होता है सर्वत्र शांति। ठीक है? अबुल फज़्ल इन सब में इन सब में अकबर का सहयोगी था। चाहे वह दीन ए इलाही हो या फिर सुलह ए कुल की नीति, इन सब में जो है अबुल फज़्ल का बड़ा योगदान था। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव। इसमें ये दिखाया हुआ है कि मेहरुन निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। यानी नूरजहां का पहले का नाम क्या था? मेहरुन निसा। और 1611 में इसने जहांगीर से शादी की थी और नूरजहां का इसे उपाधि प्राप्त हुई। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही, उसको समय-समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे, दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। बाईं ओर दिया गया ये मतलब ये वाला दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया फरमान है। फरमान जारी किए थे इस रानी ने। चौकोर मुहर बताती है उदात्त और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। यानी नूरजहां के प्रभाव को दर्शा रही है किस किस प्रकार से वह जो है अपने फरमान जारी किया करती थी। सुलह कुल की नीति भी अकबर की सुलह कुल की नीति को उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार से वर्णित किया है। ईश्वरीय अनुकंपा से विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों को एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों को और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए भी जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे, ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति या फिर सुलह ए कुल के सिद्धांत का पालन किया। ये अकबर के बारे में लिखा हुआ है। थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के वर्णन है, लेकिन हाँ, अकबर ने अपने जीवन के अंतिम दौर में या फिर अपने जीवन के जो द्वितीय पार्ट, दो पार्टों में यदि डिवाइड करें, तो जो सेकंड पार्ट था उसमें वह काफी सहिष्णु हो गया था। ठीक है? चलिए, 17वीं शताब्दी और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। इसमें बहुत ज्यादा लिखने कहने को है नहीं अपने पास। इस चैप्टर के अंतर्गत यदि बात करें तो यहाँ पे मुगल साम्राज्य पतन की ओर आ गया था, ये लिखना है। मुगल साम्राज्य पतन की ओर, क्षेत्रीय शक्तियों का क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और उन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। ठीक है? चलिए, यही बातें हैं। इसमें बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें एनसीईआरटी में थी नहीं। बाकी तो करने को तो बहुत सारे शासक हुए, उन पर बात की जा सकती है। साथ ही 16वीं सदी जब यहाँ पे मुगल साम्राज्य अपने चरम पे था, उसी दौर में बाकी विश्व में क्या चल रहा था ये बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं। मुगल के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा रानियां थे। इनमें ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान शामिल है। उसके राज में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रेलिया को भी घेर लिया था। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई।
ये सब बातें यदि आपको आराम से समझ में तभी आएगी जब आपने वर्ल्ड मैप बहुत अच्छे से देख रखा होगा ना। क्योंकि वर्ल्ड मैप जब देख रखा होता है और इस प्रकार का जब पैराग्राफ चल रहा होता है ना, दिमाग में सारे स्टेट्स या फिर सारे जो देश है वो फटाफट क्लिक करते रहते हैं। भूमध्य सागर कहाँ है, टर्की कहाँ है, स्पेन कहाँ है, ऑटोमन साम्राज्य कहाँ पे स्थित था। इस प्रकार की चीजें आपके तभी सेट हो सकती है जब आपने वर्ल्ड मैप को अच्छे से देख रखा हो। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी या विधि निर्माता का खिताब दिया गया क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। बाकी ठीक है, चलो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में बात करें तो इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 तक, जो लगभग अकबर के शासन के समकालीन रही थी। और ईरान के सफाविद शासक शाह अब्बास और इनसे कहीं ज्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलयेविच 1530 से 1584 तक, जो कि इवान द टेरिबल के नाम से कुख्यात है। इन सबका शासन सेम रहा था। अंत में हम कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं, इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। चलिए, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अपन को। पहला है कि मुगल ज्येष्ठाधिकार को मानते थे। सही है या गलत है? मुगल ज्येष्ठाधिकार को नहीं मानते थे क्योंकि हमने पढ़ा था किस प्रथा को फॉलो करते थे, यह सहदायद प्रथा। ठीक है, तो ये कथन अपना गलत है। मुगल माता की ओर से चंगेज शासक चंगेज खान के तथा पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। यह कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन असत्य है। जब भी एग्जाम में आए सत्य और असत्य, ये थोड़ा अच्छे से देख लिया करें। जब भी असत्य लिखा है उसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है। अब असत्य कौन सा है? केवल एक, यानी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा केवल एक। यदि आपने असत्य नहीं पढ़ा होता तो आप इसका आंसर कर लेते केवल दो, जो कि आपका गलत चला जाता। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखित पुस्तक है। बिल्कुल सही बात है। हुमायूं ने अपने राज्य को अपने भाइयों में बांटा। यह भी सही बात है, हमने बात की थी कामरान और हुमायूं ने 6:5 में या फिर 5:6 में साम्राज्य का विभाजन किया था। साथ ही मुराद वगैरह इन सब भाइयों को भी उसने जो है अपने शासन में हिस्सा दिया था। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष सूबा व्यवस्था की शुरुआत की थी। बिल्कुल सही बात है, 1580 में सूबा व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अकबर के काल में जब्ती व्यवस्था गुजरात बंगाल सहित सभी सूबों में लागू हुई। तो ये सभी सूबों में लागू नहीं हुई थी, 8 सूबों में लागू हुई थी और गुजरात और बंगाल में लागू नहीं हुई थी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन गलत। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सत्य कथन कौन सा है, यानी सत्य कथन है 1, 2 और 3। 1 और 2 और 3 कहाँ मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और आगे के चैप्टर्स भी हम इसी प्रकार से देखते रहेंगे। आप जुड़े रहिए रघुवंशम परिवार के साथ, और साथ ही इस लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।